बाप रे। अब्दुल्ला, वाह। मतलब अब्दुल्ला एक घर में रहता है जहाँ पर वो पढ़ाई करता है। स्टडी हाउस कैसे, मैं नहीं समझी। स्टडी हाउस मतलब एक पूरा घर बना दिया स्टडी करने के लिए? मैम वो एक घर ही है, पूरा एक। अलग से, अलग है वो, एकदम यस सेपरेट? मैम। ये तो मुझे अभी तक नहीं मिली ये फैसिलिटी तो। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या क्या है मतलब? तुम्हारा घर आस बराबर में है, हाँ? मम्मी पापा का सबका घर एक, और स्टडी रूम जिसको पढ़ना है। हमारे में स्टडी रूम तो मैंने सुना है। स्टडी होम तो वही नहीं पढ़ा, सुना मैंने स्टडी होम, वाह। अमीरों वाली फीलिंग आ गई एकदम। कहाँ आ गए हम? गलत लाइन में आ गए हम तो। वही तो, कईयों के पास तो स्टडी रूम भी नहीं होगा। वही होता है, बचपन में तो ऐसे ही होते हैं, कहाँ प्राइवेसी मिलती है। पढ़ लो, यही दो तीन रूम है, इसमें पापा पढ़े, उसमें मम्मी, उसमें दादी, उसमें दादा, कहीं पे पढ़ लो। लकी है ये। और क्या। ऐसे ही होता है सबके। सुमित, सबके किसी ना किसी के बगल में कोई रूम तो होगा जहाँ किचन होगी। किचन एकदम अलग तो नहीं बनेगी। कॉमन है, नॉर्मल बात है। इट्स ओके। तो अब्दुल्ला, जिसमें तुम रहते हो वो एक रूम है या फिर उसमें सब चीज है? एक रूम है, उसमें किचन है, मैम और सब कुछ है। मतलब 1 BHK टाइप? यस मैम। उसको रेंट पे दे दे। तो मैम मैं कहाँ रहूंगा? अपने घर जाओ। तो मैम प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। हाँ। वाह, वाह भाई वाह। अच्छा, आप जिसके जिसको स्पेस ना मिले पढ़ने का, सब अब्दुल्ला के घर का एड्रेस ले लो। जिसको लग रहा है कि हमारे आज रिलेटिव्स आएंगे, हमारे यहाँ स्पेस नहीं है, आज कुछ रहेगा, अब्दुल्ला के घर चले जाओ। सही है, बढ़िया है। मैम आज तो 1 आवर की है ना क्लास। देखते हैं कितने आज चलेगी, आ जाओ। हाँ, इतनी ही चलेगी, ज्यादा तो नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे, उसी को ही करेंगे। तांत्रिक विद्या। हाँ, और क्या, जा सकते हो अब्दुल्ला से, पूछ लो उसको। वो कहेगा तुम खुद तो पढ़ोगे नहीं, मुझे भी नहीं पढ़ने दोगे, मैं एक बार क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, 25 का भी तो नहीं किया अभी, पहले 25 का कर लेते हैं। 25 में वैसे कुछ करने लायक है नहीं, पर फिर भी कर लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू हार्वेस्ट द एनर्जी द मटेरियल शुड बी। क्या सा मटेरियल होना चाहिए अगर हमें इसे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाना है? पहला कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही कम, दोनों ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। क्या हो सकता है? कौन सा मटेरियल चूज करोगे अगर तुम्हें हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है? एक बार समझाना मैम। देखो, ये कह रहा है कि हमारे किसी मटेरियल के टेम्परेचर में डिफरेंसेस हैं,
उस टेम्परेचर का डिफरेंस हम यूज कर रहे हैं हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने में, ठीक है। जैसे तुम्हारे उसमें होता है कार्नोट इंजन में, भाई तुम्हारी हीट एनर्जी तो होती है, उस हीट एनर्जी को किसी ना किसी चीज में या तो स्टीम बनाने में यूज कर लेते हो, या उस हीट को तुम किसी और चीज में यूज कर लेते हो। तो यहाँ पे उस हीट को, टेम्परेचर डिफरेंस ही तो होता है वहां पर भी तुम्हारा सोर्स और सिंक का, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस से जो हीट मिल रही है उस हीट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे हैं। तो बताओ कि उस मटेरियल की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो, या दोनों कम हो, या एक कम एक ज्यादा। ए, मोस्टली बच्चे कह रहे हैं ए, यानी दोनों ही ज्यादा होनी चाहिए है। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, गलत। थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो किसी ने भी ऐसा क्यों? एक सेकंड, अब्दुल्ला ने डी लिख दिया, धनंजय ने भी डी लिख दिया, अब फंस गए ये। क्यों भाई? मैम आंसर तो बोलिए ना। तो क्या हुआ, तुमने डी क्यों लिखा है, तुमने क्यों लिखा डी? देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो उस मटेरियल से, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होनी चाहिए कि करंट ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा पावर लॉस या जो भी लॉस होता है अक्रॉस दिस, वो लॉस कम हो जाएगा। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होना होता है वो कम हो जाएगा। तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो शुड बी हाई, ये तो तुम सबको ही मालूम होगा, है ना। अब बात आती है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्यों कम होनी चाहिए। मैम जब रेजिस्टेंस कम होगा तो मैम वो हीट प्रोड्यूस भी कम करेगा, मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम होगी, उसमें किसमें? हीट भी कम प्रोड्यूस हो कन्वर्जन में। लो, थर्मल वाले में? हाँ अच्छा थर्मल का बता रहे हो तुम। तो थर्मल में कह रहा है कि इसकी थर्मल की जो कंडक्टिविटी है ना, ये कम होनी चाहिए। ये इसका रीजन एक बार देख लेना, ठीक है, लो थर्मल कंडक्टिविटी का। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ कि एक रेजिस्टेंस आर है, इसको एक ट्राइंगल में बेंड कर दिया, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ दिस। तो यानी अगर एक वायर है उसको तुमने इसमें बना दिया तो सबका रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो रेजिस्टेंस बराबर बटेगा। एंड फिर उसको एक स्क्वायर में बनाया, तो स्क्वायर में बनाया तो कितना बटेगा भाई, R/4 बटेगा रेजिस्टेंस। अब ये क्या कह रहा है कि एडजेसेंट का बताना है, रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ ए ट्राइंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। तो यानी मान लो ये ए बी और ये यहाँ पर पॉइंट ए बी, इनके बीच में तुम्हें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो पहले रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं किसका, इस रेक्टेंगल का। तो देखो भाई ए और बी का मतलब होता है कि एक पॉइंट से करंट निकलेगा और दूसरे पॉइंट में सारा करंट एंटर करना चाहिए। तो सपोज करो ए से निकल रहा है और बी से बाहर आ रहा है, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा I1 और कुछ करंट यहाँ जाएगा I2। ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो जाएंगे R/3 और लास्ट वाला हो जाएगा पैरेलल में। तो ऊपर R/3 का सीरीज कितना बना, 2R/3, और ये वाला किसके साथ हो जाएगा बेटा, R/3 में पैरेलल। तो इसका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब ऐसे ही इसका हो जाएगा, ऊपर वाले तीनों भाई ए से करंट आएगा तो बटेगा, यहाँ कुछ करंट I1 और यहाँ I2। अब ये I2 ऊपर की तीनों में जाएगा तो ऊपर का R/4 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 ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा ये 3R/4 और नीचे आएगा तुम्हारा पैरेलल में R/4। तो इनका तुम पैरेलल आसानी से निकाल लोगे। तो ये इसका तरीका है। एक तो कि अगर एक वायर है लेंथ जिसकी L है, उसके जितने पार्ट्स करोगे, मान लो N पार्ट्स करे हैं, तो सबका रेजिस्टेंस जो होगा ईच पार्ट का वो L/N हो जाता है, ठीक है। R मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो सबका रेजिस्टेंस N से डिवाइड कर दो, R/N। मैंने कट करने पे था या फिर सिर्फ बैंड करने पे थी? हाँ
बैंड और मैंने कट switch दोनों करने पे था या बंद? कप में वायर बट गई ना, सेम ही लगेगा कटिंग में भी और बैंड में। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों किसमें है, ये तो बहुत बार आ चुका, पैरेलल में है सारे पॉइंट, ठीक है। मान लो ये बी है और ये ए है, तो भाई इसका भी बी हो जाएगा और इसका ये ए हो जाएगा, तो सारे पैरेलल में तो r/9 है ना, ए ऑप्शन। ये वाला देखो इतना डायरेक्ट बीट्स ऑन ब्रिज तो कभी भी नहीं आया जितना इन्होंने दे दिया। कह रहे हैं डायरेक्ट दे दिया कि ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या दिया है, ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आर की वैल्यू पूछिए मैम कि 20। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये 20 है, ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 20। हाँ, तो बस इसमें तुम्हें एम्पियर निकालना है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 30, नीचे वाले ऐड हो जाएंगे 60, तो इनका पैरेलल निकाल लेना कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। हमें अगर ऊपर वाले क्वेश्चन दोबारा दिखाना। देखो इसका पॉइंट ए पोटेंशियल पे है, तो ये वाला भी ए पे ही हो जाएगा, ये पॉइंट बी पे है, तो यहाँ से चलते हुए ये भी बी पे, तो सारे सेम जुड़े हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैम रिजल्टेंट आर नहीं आना चाहिए। पैरेलल में है ना, हम पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होंगे तो वो तो फिर 3r/3 बनेगा। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होंगे। सॉरी यार, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कैपेसिटर की तरह ऐड कर दिया। और थोड़ी नींद ले आ जा, ठीक है। तो ये 180/90, तो ये कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से बैंडिंग का आ गया, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, उसको बैंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, तो आराम से निकाल लो, ठीक है। 6th क्वेश्चन शंटिंग का क्वेश्चन है, जरूर आ जाओ देख लेते हैं इसको। A galvanometer having a coil of resistance 30 ohm. A galvanometer having a coil of resistance 30 ohm need 20 milliampere of current for full scale deflection, यानी ये IG है, ठीक है। If a maximum current of 3 ampere, यानी एमीटर का जो करंट बनाना है वो 3 एम्पियर का बनाना है, शंटिंग रेजिस्टेंस कितना चाहिए, the shunt be added to the galvanometer, मतलब शंटिंग रेजिस्टेंस निकालना है बस। ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट लगा दो एस का, टोटल करंट 3 आ रहा है, इसमें कितना जा सकता है भाई 20 मिली एम्पियर, बाकी यहाँ चला जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनाओगे, ऊपर कितना, इनमें दोनों का पोटेंशियल बराबर करना होगा, VG इक्वल्स टू VS, ठीक है। तो शंट में कितना गया करंट, I माइनस IG इंटू शंट का रेजिस्टेंस, VG में कितना चला जाएगा IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो देखो I माइनस IG यानी 30 एम्पियर में से, सॉरी कितना 3 एम्पियर में से कितना घटाने का, 20 मिली एम्पियर। शंट कितना दे रखा है, अच्छा वही निकालना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 10⁻⁻3, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 30 दे रखा है। अप्रोक्सीमेशन में तो नहीं दे रखा, 3 मान के कर लें क्या इसको, 0.02, हाँ 3 मान के करके, वही मैं 3 मान के करके देखते हैं। तो 3 2 6 100 इंटू 10⁻⁻3, शंट कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁻1/3, शंट का रेजिस्टेंस तो कुछ अलग ही आया है, 0.2। पूरा निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट नहीं आ रहा शंट। देखो 3 और 0.2 ये बेटा डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो इसको फिर वैसे करो उसी ऑप्शंस मान के, 3 में से ये कितना बनेगा 2.28, ऐसे करो। कह रहा था आ रहा है मैम, डायरेक्ट करना पड़ेगा। 3 माइनस 0.02 शंट इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। 2.28
शंट इक्वल्स टू 0.6 कितना आ रहा है? 2.98 आएगा मैम। मैम 2.98 9 कितना आ रहा है? मैम वहाँ पे 2.98 होगा ना? 98 आएगा ना। अच्छा ठीक। आंसर कितना आ रहा है ये दिखाओ, करो अब कैलकुलेशन तो तुम 30/149। 0.6 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, मेरे हिसाब से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। 0 पॉइंट मैम ऊपर नीचे आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा कितना आ रहा है? 0.201। कहीं कुछ तो गड़बड़। मैम हमें डेसिमल नहीं निकालना है, वो फ्रैक्शन में निकालना Resistance of the charge we added to the calculator should be dy x. X is options. देखो 30 से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आ जाए? शंट ये आ रहा है ना 0.2। है। जो हमारा स्टैंड आया इसको 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो 0.6 को 3 से भी करते हैं तो भी मेरे हिसाब से सेम ही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो ये तुम्हारा 0.2 आ रहा है, तो मतलब 30 को किससे डिवाइड करें कि 0.2 मिले? समझ गए? तो देखो क्या किससे करना पड़ेगा। 30 से 596 को करते हैं तो मैम अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.3/1.49 आ जाएगा। तो फिर पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो फिर वो 30/149 आ जाएगा। अच्छा कि इस शंट को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं? मैं 50 से 2 से डिवाइड कर दें तो ठीक है कर लेना, ठीक है तुम्हारे ऊपर है। शंट आ गया। अब ये कह रहा है कि 30/x, तो मतलब x की वो वैल्यू ढूंढो जो 30/x रखने पर ये किसके बराबर आ जाए। अच्छा 0.2 है ना, तो इसको यहाँ ले आओ, 30/0.2 कर दो, ये आ जाएगी ना x की वैल्यू। 149 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेट 150 आ रही है, ठीक है, तो यानी 149 ऐसे कर। मैम एक बार आंसर चेक कर लो। मैं 149 ही आंसर है चेक किया कर। था। करके बैठा है वो। और क्वेश्चन नंबर कितना था? 6। ठीक है मैम। ठीक है सही आ रहा है, ठीक है 6 का सेकंड सही आया है। 149। ये डायोड वाले क्वेश्चन है, ये डायोड में देखेंगे। अच्छा इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल, ठीक है, नॉन आइडियल का मतलब है भाई रेजिस्टेंस है उनके पास, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो कह रहा है कि उनका जो रेजिस्टेंस होगा इज स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ टू ईएमएफ। तो यानी ऐसे होगा कि मेरे पास दो बैटरीज हैं, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मान लो R1 और ये E1। फिर से पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में तो ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि इनका जो ईएमएफ निकालोगे आप ई नेट, वो इन दोनों से क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो कैसे निकालते हैं भाई पैरेलल में ई नेट? E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास R1 और R2 की वैल्यू R ही है, या फिर कोई वैल्यू मान लो, R1 R2 की वैल्यू R है, तो ये R ही वैल्यू होगी, तो कितना हो जाएगा भाई? E1/R प्लस E2 अच्छा तुम E1 और E2 को भी सेम ही मान लो ना, E मान लो, इनको भी बराबर ही मान लो। अब देखो देख लो ई नेट ई से छोटी आ रही है कि क्या आ रही है? बराबर मान लिया ना मैंने ये। तो ये E/R प्लस E/R और ये 1/R प्लस 1/R क्या हो जाएगा? 2E/R अपॉन मैम सेम ही 2/R। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इस केस में तो सेम। हाँ ये तो मैंने एकदम आइडियल वाला केस ले लिया। तो देखो स्मॉलर तो नहीं आई ना, स्मॉलर बड़ी आएगी। बड़ी ही आई। स्मॉलर तो या तो बराबर होगी या हो सकता है फिर बड़ी आए, छोटी तो नहीं आ रही, इतना मैम तो इसके क्लियर हो गया। बराबर क्यों माना है R1 R2 और E1 E2? मैंने चेक करने के लिए कि क्या ओके आता है। मैम।
ये हमने कोई कहीं पढ़ा थोड़ी, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो मैंने ये मान लिया कि देख लेते हैं अगर ये बराबर होती है तो क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर मुझे बराबर ही मिल गया, तो स्मॉलर तो नहीं है, तो यानी ये तो अपना फॉल्स। दूसरा कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of two of the batteries। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो R इक्विवेलेंट छोटा आता है कि बड़ा? अब ये R1 और R2 पैरेलल में लगे हैं तो इनका R इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा? लेस देन होगा R1 और R2 से, छोटा होगा, R2 से लेस होगा, तो यानी ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू। तो क्या फर्स्ट गलत, सेकंड ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, किसने क्या फाड़ दिया भाई? मैम नोट्स फाड़ दिए। कॉपियां भाई, कॉपियां फाड़ रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कॉपियां ही उड़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर एक वोल्टेज लगी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब पोटेंशियोमीटर देखते ही आधे बच्चे सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, पर पढ़ तो लो क्या दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन करा दिया था ना, पता है ना कि बीच में नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट का मतलब क्या होगा? नल पॉइंट का मतलब समझ गए कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो इस रेजिस्टेंस के बीचों बीच मानो आधा कर दिया, 1/2 यहाँ पर और 1/2 तुमने यहाँ पे आधा लगा दिया। जो ये पॉइंट यहाँ पर होगा ना, ये आधा, इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? ए ही होगा। बात समझ गए भाई? तभी तो नल पॉइंट मिलेगा जब दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। यहाँ जॉकी जब मैम ये जॉकी वाला क्वेश्चन है। हाँ, जब तो जॉकी नल पॉइंट दिखाएगी कि मतलब भाई करंट ही नहीं है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया होगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट बताओ सर्किट का। तो देखो ये 1/2 और ये 2 तो पैरेलल में हो गए, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा। ये देखो यहाँ पे 0.9 आएगा, यहाँ पर भी 0.9 आया और अकॉर्डिंग टू दिस भी ए आ रहा है। तो 1/2 और 2 कितना बन गया? ये इनको पैरेलल में कर दो 3/2 और फिर उसको 1/2 के साथ कर देना और V = IR लगा देना। बताओ, जमा क्वेश्चन। जिसको ना हुआ, जिससे ना समझ में आए ना, बता देना। मम्मी को और समझा। मैम दोबारा बता देंगे? हाँ, और क्या, बिल्कुल बताएंगे। देखो ये दोबारा वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने एक बार भी ये देखे नहीं है PYQ। देखो यहाँ पर ये 0.9 वोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम ही है ना। मैम ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? रुक जाओ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 और 1, ये 2 ओम का है। देखो अभी ये क्या कह रहा है बेटा, ये जॉकी है, ये जॉकी ना इस 1 ओम के बीचों बीच डिफ्लेक्शन शो कर रही है, सॉरी नल पॉइंट शो कर रही है जॉकी इस रेजिस्टेंस के बीचों बीच। तो पहले तो बीचों बीच बनाओ कि बीचों बीच है क्या। 0.9 वोल्ट, ये बीचों बीच यानी तुमने आधा ओम यहाँ लिखा और आधा ओम यहाँ लिखा। इन दोनों के बीच में तुम्हारी जो जॉकी है वो क्या शो कर रही है? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वायर जहां पर करंट फ्लो ना कर रहा हो। और करंट कब फ्लो नहीं करता? जब दो पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो जाए? सेम, बराबर हो जाए। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये टच हो रहा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, सपोज ए। अब ये पॉइंट का तो बराबर है ही क्योंकि सेम कनेक्टेड है। देखो ये 0.9 तो ये भी 0.9, ये भी 0.9, तो यानी ये दोनों किसमें हो गए? अब पैरेलल में हो गए ना। 0.2 ये पैरेलल। तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालो और इन आर इक्विवेलेंट निकाल दो, बस क्या होगा इस सर्किट का। और V = I, आर इक्विवेलेंट से करंट पूछा है, I निकालना था, बस इतना सवाल था ये, इतना, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं,
Which of the following resistivity is most suitable to be used in wire bound standard resistor? Wire bound standard resistors. देखो देख लेते हैं। मैम ये जोकी वाले का आंसर देखना चाहिए। 1 आ रहा है, 1 एम्पियर जॉकी वाले का 4 आ रहा है। मैं बता दोगे एक बार कैसे आएगा? यस मैम। मैम मेरा 0.3 आ रहा है, एक बार देख लो। ठीक है, आ जाओ। 0.5 और 2 का कितना आया है आर इक्विवेलेंट? 5/2 मैम 2/5 मैम 2.5 2.5 3 आंसर आए हैं। मैम बात तो मैम वो ये की है। 2.5 ही होगा। वन बाय 2.5 आ रहा है। मैम आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? यहाँ पे 2 है ना ओम। मैम पहले R1 पैरेलल वाले सॉल्व नहीं होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.5 प्लस 2, तो ये पैरेलल का ही तो आया है। 1/2.5 1.0 अपॉन 2.5, ठीक है। बोलो अब Yes. इसमें क्या ऐड कर दोगे फिर? 0.5 अब देखो ये किस किस के ग्राफ हैं, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ रेजिस्टिविटी टाइम के साथ क्या, सॉरी टेम्परेचर के साथ क्या कर रही है? देखो अगर तुम ये रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है, क्या हो रहा है? कैसा ग्राफ है? मैम लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। सॉरी देखो एक्सपोनेंशियल। जब टेम्परेचर कम था तो रेजिस्टिविटी ज्यादा थी। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी घटती जा रही है, यानी इनवर्स ग्राफ है। कब होता है ऐसा? कब होता है? कौन सा केस है ये? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटेगी। सेमीकंडक्टर, यानी ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, टेम्परेचर 0 तो रेजिस्टिविटी 0। तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये वाला किसका ग्राफ है? ये वाला डी ग्राफ। ये ग्राफ हमारा अलॉयज के टाइप का। अलॉयज मतलब जहां पर तुम्हारा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाए रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे अलॉयज हो गए तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया, मैग्नीन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये अलॉयज हैं जिन पे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो तुम्हारे बाउंड वाले एलिमेंट जो पूछे गए हैं, ये तुम्हारा कांस्टेंट ग्राफ है। ये अलॉयज है। हाँ मैम कांस्टेंट ग्राफ कांस्टेंट है। हाँ मोर और लेस तो कांस्टेंट है, मोर और लेस ये मैम वो कांस्टेंट लग रहा है। क्या चढ़ा हुआ है? मैम ऐसा लग रहा है जैसे एंगल है उसमें। ये डी वाला ग्राफ की बात कर रही हूँ। यस मैम डे की। ये मोर और लेस इंडिपेंडेंट होंगे। देखो ना सेम ही तो है, ज्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो बहुत कम डिफरेंस आता है। तो हम अलॉयज को मान के चलते हैं कि अलॉयज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, उनकी रेजिस्टिविटी। तो ये जो वायर बाउंड मटेरियल्स हैं इन अलॉयज का ही है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें अलॉय का ग्राफ पूछा गया था यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स है ना। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड से तो तुम ये भी समझ सकते हो कि ऐसा नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है, नॉर्मल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड वो वाला हो गया आइडियल जो तुम्हारा रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो जाए, और वो होते हैं तुम्हारे अलॉयज। आ जाओ, सी वाला किस मटेरियल का है मैम? सी वाला तुम बताओ। यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो मेटल्स का, मटेरियल्स का ही बनेगा।
ठीक है, बट ये नोट, तो ये मटेरियल्स का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर से तुम्हारा स्टडी स्टेट का है, अपने आप कर लोगे ये तो, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर, तो यानी जहां पर यस मैम। यहाँ से करंट जहां पर पहुंचेगा, यहाँ करंट पहुंचा, यहाँ पर करंट पहुंचने के बाद यहाँ जाएगा सपोज I1, यहाँ जाएगा I2, यहाँ से करंट आ गया वापस, यहाँ से करंट फिर वापस चला जाएगा, क्यों? तो यहाँ से तो सर्किट हट जाएगा क्योंकि कैपेसिटर हटा देगा सर्किट, तो 25 ओम के बाद जो भी तुम्हारा सर्किट है ये सब रिमूव करना पड़ेगा। बताओ ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. t इक्वल टू 0 पे बताओगे ना? मैम ये यहाँ से 5 ओम वाले मिल जाएगा 5 ओम वाले में कैसे जाएगा? मैम, जहाँ से I1 आया है हाँ वहां से 5 ओम। I1, अच्छा करंट कभी उल्टा भी चलेगा क्या? करंट ऐसे कैसे? ये कौन सा सर्किट है कि यहाँ पर जब उसको कंप्लीट करंट मिल ही नहीं रहा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो क्यों जाएगा वो इस वाले में? नहीं जाएगा। I2 को तो यहीं से लौटना है अपना, वो तो अगर सर्किट कंप्लीट भी होगा तब भी नहीं डिवाइड होगा। ये जो करंट यहाँ से आ रहा है I1, ये तो फिर भी डिवाइड नहीं होगा अगर सर्किट कंप्लीट होगा। तो करंट कौन सा वाला डिवाइड होगा? जो 25 ओम से निकलेगा, समझे? तो I1 ने तो यहीं से जाना है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? बात समझ में आ रही है? देखो मैं क्या कह रही हूँ, अगर ये सर्किट ऐसे होता, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, एकदम ऐसा लगता है पता नहीं बच्चे बेचारे कितने मासूम, इन्हें तो कुछ नहीं आता। अब्दुल्ला खुद से कुछ पढ़ा करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जिनका कुछ तुक नहीं होता कभी कभी। तो मैम आगे समझ में। देखो मान लो अगर मैं यहाँ कैपेसिटर ना भी लगाऊं, ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ I1 करंट है सपोज, यहाँ I2 करंट है, और यहाँ तो कोई करंट ही नहीं, यहाँ मान लेते हैं यहाँ I3 करंट जा रहा है, ठीक है। मुझे बताओ इस वाली ब्रांच में कौन सा वाला करंट जाएगा? I1, I2 और I3? मैम I1 I1 पहुंचेगा ना यहाँ पे, I1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, I2 का तो वापस आना है यहाँ पे मुड़ के, I3 यहाँ से मुड़ के वापस जाएगा। अगर तुम करंट कभी भी बैक फ्लो नहीं करेगा, ये I1 वाला करंट आगे जा रहा है तो इसको आगे पाथ मिलता है तो ये चलता चला जाएगा। करंट पागल थोड़ी है कि पीछे जाएगा घूम के। तो अब यहाँ पर कैपेसिटर नहीं है, अब यहाँ पर कैपेसिटर है, तो समझ गए? अब ये वाला पाथ हट जाएगा, फिर ये वाला पाथ रिमूव हो जाएगा, तो ये रिमूव कर देंगे। और इसमें कुछ करने लायक क्वेश्चंस है ही नहीं। मैम एक बार आंसर दिखाना उनके। किसके? मैम वो जो भी आपने क्वेश्चंस कराए थे उनका आंसर देख लेना भाई। ये लो लास्ट क्वेश्चन था 11th का, 1 एम्पियर आ रहा है इसका, सही है? 1 स्टडी स्टेट में सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड I 0 होता है, बिल्कुल। t इक्वल टू 0 पे नहीं पूछा ये। अगर मैंने क्या बोला था, अगर गिवन ना हो, मेरी बात सुनो, अगर ये गिवन ना हो कि कैपेसिटर टाइम इक्वल टू 0 है, टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी है, अगर ये भी गिवन ना हो कि स्टडी स्टेट है, तो क्या अज्यूम करके चलोगे बेटा? अज्यूम क्या करके चलना है? हाँ, स्टडी स्टेट अज्यूम करके चलनी है हमेशा, स्टडी स्टेट अज्यूम करनी है। आ जाओ अब 2024 के कर लो। 25 में तो कुछ इतना खास था नहीं, एक क्वेश्चन खास था वैसे, वो भी मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, और ये मैंने लास्ट ईयर भी अपने बच्चों को कराया था। ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा? सबका रेजिस्टेंस देखो, एक वायर है उसको बेंड कर दिया तो सबके सब रेजिस्टेंस बराबर होंगे, ठीक है, मैं स्मॉल r मान रही हूँ। क्या कह रहा है? ए और बी के बीच में निकालना है, दिस इज योर पॉइंट ए और दिस इज योर पॉइंट बी। ए और बी के बीच में मतलब ए से करंट चलेगा और बी तक सारा करंट वापस जाना है। तो देखो कुछ करंट I1 यहाँ से गया,
कुछ करंट I2 यहां से जाएगा और कुछ करंट I3 यहां से जाएगा। I3 करंट बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल्स टू, अब देखो सारे रेजिस्टेंस R R R हैं, तो मतलब सेम करंट बटेगा सब में और सबका रेजिस्टेंस भी बराबर है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा C और D का, क्योंकि करंट भी सेम बटेगा ना। देखो ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी R है और ये भी R है, तो मतलब करंट भी I/3 जा रहा होगा सब में, I/3 और यहाँ भी I/3। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे भाई, V इक्वल्स टू IR, करंट I/3 है मैम, रेजिस्टेंस R है, तो सबका पोटेंशियल ड्रॉप इतना ही हो रहा होगा। C पॉइंट पे भी यही पोटेंशियल ड्रॉप, D पे भी यही और B पे भी यही, तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा ना। मेरी बात सुनो, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा कि नहीं बेटा? जिनको नहीं आ रहा, सिमरन, पलक, समृतिका, ध्रुवी, हाँ तुम लोग आंसर पूछा करो लड़कियां, ये नालायक बोलते रहते हैं बस। ठीक है, तो देखो A से करंट निकला I1, I2 और I3, ये सब रेजिस्टेंस बराबर, सारे करंट बराबर, तो बेटा ये पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ होगा इनके बीच में ये भी तो बराबर हुआ होगा, तो पोटेंशियल C और D का बराबर, तो ये हट जाएंगे, सर्किट हट गया। तो कैसा सर्किट बना, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, R और 2R, नीचे वाला 2R और नीचे वाला सिर्फ R। बोलो तो कितना आ गया, R/2, R/2 और R कितना दे रखा था भाई, निकाल लेना है। तो यानी ये बनेगा तुम्हारा R/n, कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो एक का R/6 आया, ठीक है, R/6, तो R/12, R की भी वैल्यू दे रखी है क्या इसमें, तो R की वैल्यू ही नहीं है मैम, R/12 है। हाँ आया तो आंसर R/12, पर इसमें आंसर अच्छा R/n है क्या, n की पूछी है, ठीक है R/n पूछा है, ठीक है। तो हमारा ये R/2 आ गया और ये R की वैल्यू अभी हमने R/6 निकाली है, तो ये कितना हो जाएगा R/12, ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो यहाँ पर सिमेट्री लगेगी वैसे तो, पर ये सिमेट्री है बहुत आसान। तुम इसमें व्हीट स्टोन भी लगा सकते हो, व्हीट स्टोन लगाते ये वाली वायर हट जाएगी ना, इसमें तुम्हें परपेंडिकुलर पैरेलल कुछ नहीं लगाना, ये हटा दो बस। व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है ना, R/R और ये R/R, तो जब व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो ये वाले ही पॉइंट्स हटाते हैं, याद रखना, BC, ये हॉरिजॉन्टल वाली कभी मत हटा देना। तो ऊपर 2R, यहाँ पर 2R और देखो नीचे वाले 2R, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R है, हो जाएगा आराम से। Yes, sir. ये आ जाओ, ये तो मैंने तुम्हें कराया था शायद, कब कराया था याद नहीं आ रहा, ये कराया था, तो ये एक बार खुद से कर लो। मीटर ब्रिज के एक बार क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो एक बार प्लीज। अच्छा समझा देती हूँ क्या कह रहा है। एक हीटर है जिसको डिजाइन किया गया है ऑपरेट करने के लिए मतलब 1000 वॉट पे 100 वोल्ट लाइन, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये भी कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर दिया उसको 10 ओम से और रेजिस्टेंस R से, उस हीटर को ऐसे टू ए 100 वोल्ट, ठीक है। द हीटर टू ऑपरेट एट दिस वॉट द वैल्यू ऑफ R शुड बी। पहले उसकी पावर जो मतलब रेजिस्टेंस निकालो पहले, तो हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई 100 अपॉन 1000, 10 ओम आ गया, हीटर का रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमने इसको एक इतने इतने रेजिस्टेंस से लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस यहाँ 10 ओम लिख दो। अब ये कह रहा है कि जो ये हीटर है ना, ये इतने पे ही ऑपरेट कर रहा है 62.5 वॉट पे,
तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो ये इतने पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब ये इसके अक्रॉस पावर है ना, बी और सी के अक्रॉस पावर दे दी, पावर इक्वल्स टू वी आई, और या हम मान सकते हैं पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। रेजिस्टेंस तो इतना ही रहेगा 10 का 10, पावर भी दे दी, तो वोल्टेज निकाल लो कि बी और सी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है। रेजिस्टेंस 10, पावर कितनी है भाई 62.5, तो ये वोल्टेज आ गई तुम्हारी 25, है ना, 625 बनेगा तो 25 इंटू 25। तो अब यानी बी और सी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 25, तो इसके अक्रॉस भी 25 हो जाएगा वोल्टेज। अब क्या करेंगे, आर निकालना है ना, करंट निकालो सर्किट का, पावर से वी आई, पावर इक्वल्स टू वी आई, करंट आएगा। हाँ, सुमित कह रहा है 20, राहुल कह रहा है 10। अब तो तुम्हें सारा क्वेश्चन कर दिया यार, वोल्टेज तक बता दी कि 25 आ रही है दोनों के पास वोल्टेज, बीसी और आर के पास वोल्टेज 25 वोल्ट है। हीटर की पावर पता है, हीटर का रेजिस्टेंस पता है, हीटर की वोल्टेज पता है, हीटर में से करंट कितना जा रहा है वो निकालो ना। दस, सुमित कहाँ गड़बड़ कर दी? हाँ 10। तुषार कैसे आया 10? तुषार नहीं, नैतिक बताएगा। नैतिक बताओ 10 कैसे आया, क्या निकाला? तुषार भाग गया। नैतिक बताओ। नहीं, नैतिक बताएगा 10 कैसे आया। नैतिक क्या किया इसके आगे? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। ठीक है, तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये टोटल 100 वोल्ट है, यहाँ 25 आया है, तो इसके अक्रॉस कितना आया होगा 75 वोल्ट, और टोटल करंट यहीं से होते हुए गुजरेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो वोल्टेज कितनी है भाई इसके 10 ओम के पास 75, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट कितना आया तुम्हारे पास 7.5 एम्पियर। ठीक है, 7.5 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बीसी में और यहाँ आर में। तो बीसी के अक्रॉस कितना करंट जा रहा होगा, 7.5 है तो हाँ, यहाँ से पावर इक्वल्स टू वी आई से भी कर सकते हो, इसकी पावर 62.5 है, इसका वोल्टेज 25 आ गया, इसका करंट कितना आया बेटा, हीटर के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है 62.5, 62.5 डिवाइडेड बाय 25, हम इसमें P 2.5 = V स्क्वायर बाय R लगा सकते हैं। अरे उस लगा के करोगे क्या, चाहिए तो करंट, करंट नहीं चाहिए, अब करंट से ही तो निकलेगा आर। भाई अगर यहाँ पर आर पूछा है, इसका मतलब आर की वी भी पता होना चाहिए, आर का आई भी पता होना चाहिए। वी तो कर लिया, अब आई तो निकालो। अब तुमने हीटर के अक्रॉस आई निकाल लिया, ये मेरा ढाई आ रहा है 2.5 एम्पियर, तो टोटल 7.5 है, ढाई यहाँ चला गया, यहाँ कितना जा रहा होगा 5। 5 वी इक्वल्स टू आई आर करोगे, वोल्टेज 25 है, करंट अपॉन में 5 आ रहा है, पांच क्यों आ रहा है मेरा ये, अच्छा ये 2.5 है ना, 25/2.5 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, देख लो कितना आ रहा है, आ गया 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10, तो रेजिस्टेंस आया 10। तो बस इजी क्वेश्चन था, V इक्वल्स टू आई आर निकालना था। ठीक है, समझ आया क्या किया है? Yes, ma'am.
देखो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है पावर का, तुम्हें रेजिस्टेंस आर निकालना है। अब तुम्हें पता है कि आर निकालना है तो वोल्टेज भी चाहिए और करंट भी चाहिए। तो वोल्टेज के लिए तो सिंपल तुमने हीटर की पावर से निकाल लिया कि पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। पावर भी है, रेजिस्टेंस हम पहली वाली इक्वेशन से निकाल चुके हैं, तो वहां से वोल्टेज आ गई। अब वोल्टेज आ गई, अब करंट निकालेंगे। तो करंट, अब हीटर के अक्रॉस करंट कहां से आया, पावर इक्वल्स टू वी आई, और टोटल करंट कहां से आया इस सर्किट का, इस 10 ओम से। कि यहाँ 25 है तो यहाँ 75 बन जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन, वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 minutes after being switched on using the main supply. The length of the heating element should be this to this times from its initial length if the water is boiled in 15 minutes. क्या करोगे इसमें? मतलब पहले 20 मिनट में पानी बॉईल हो जाता था, अब की बार वो पानी जो है 15 मिनट में बॉईल हुआ है। तो हमें उस हीटिंग एलिमेंट की लेंथ के साथ क्या छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। अब देखो ये हीटिंग जो एलिमेंट होता है ये क्या होता है, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी भाई, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीट आएगी उस इलेक्ट्रिक केटल में बॉईल करने के लिए, क्योंकि पावर होता है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर आती है, वही पावर हमारा हीट में आ जाता है। तो यानी सारा खेल किसका है, आर का। करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा भाई, रेजिस्टेंस तो लेंथ पे करता ही है। हम्म, देखो इसमें यूजिंग द मेन सप्लाई लिखा हुआ है, तो मेन सप्लाई मतलब इस पावर को ना वी की फॉर्म में लिखो। हीट क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर को हम आई स्क्वायर आर लिखते हैं और पावर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। क्यों लिखा है मैंने वोल्टेज, क्योंकि पावर सप्लाई मेन है तो मतलब वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से काम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज हटा दो, तो हीट किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे। टाइम दिया हुआ है, देखो H इज प्रोपोर्शनल टू 1/RT, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। भाई R क्या होता है, रो L अपॉन A। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम अपॉन R की वैल्यू क्या है L। तो क्या लिख दो, पहले H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है भाई, टाइम T1 अपॉन L1 अपॉन T2 अपॉन L2। करो, अब देखो हीट तो बराबर ही चाहिए होगी, जब पानी वाटर बॉईल 100 डिग्री करना है तो हीट तो बराबर ही चाहिए होगी ना, H1/H2। पानी अगर 100 डिग्री तक करना है तो जब तक उतनी हीट नहीं पहुंच जाएगी तब तक पानी गर्म नहीं होगा, दैट मीन्स हीट्स तो सेम ही है। तो ये कितना होगा तुम्हारे पास, ये यहां से बराबर करके निकालो। एक 10 मिनट है, लेंथ इनिशियली कितनी दे रखी है L, टाइम कितना, ये 1 के बराबर रख दो इसको। पहला टाइम था 20 बटे लेंथ L है, दूसरी बार टाइम कितना हो गया 15 मिनट अपॉन लेंथ L2 है, L2 है, कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर है भाई। कर लो,
इसको सॉल्व, 5 दिया 15, 5 हो जा, ठीक है। तो यानी कितना बन रहा है ये 4/L, ऊपर चला जाएगा L2, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो कितना आया 4/3 L2 इक्वल्स टू L। तो L2 निकालनी है तो वो 3/4L हो गई ना, है यही आ रहा है 3/4L। देखो समझ में Yes, आया sir. करंट, कुछ नहीं किया, बस तुम्हें पता है भाई हीट पावर इनटू टाइम होती है। पावर के दो फॉर्मूले हैं, या तो I²R लगाओ या V²/R। सोचना कैसे है, या तो I²R लगाएंगे या V²/R। अब मेन सप्लाई जो है सेम रखी गई है, मतलब वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो अब हीट देख लो, या तो टाइम पे डिपेंड कर रही है या रेजिस्टेंस पे। टाइम दे दिए, रेजिस्टेंस यानी लेंथ से रिलेट कराया गया है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। इस R को उठा के सीधा L लिख दो, L लिख दिया मैंने, बस। और तुम्हें पता है कि जब अगर पानी को सेम डिग्री तक गर्म करना है तो सेम पावर पहुंचानी पड़ेगी भाई, उतनी हीट देनी पड़ेगी। जब तक वो उतनी अमाउंट की हीट, जैसे तुम्हें पढ़ा है ना कि पानी को अगर मैं बॉईल कर रही हूँ तो पानी को बॉईल करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वो चाहिए होती है ना, स्पेसिफिक हीट गर्म करने के लिए। तो जब तक वो उतनी हीट पानी में चली नहीं जाएगी तब तक तो वो बॉईल होगा नहीं 100 डिग्री पे। तो हीट बराबर होगी H1 और H2, तो बस वो बराबर हो गई तो 1 आ गया। तो रिलेशन कर दो T1/L1 अपॉन उसका भी H2 का, सही है। जिसको नहीं आया हैंड रेज करो एक बार। सबका आ गया, ए आया है सबका गलत, 3/4, सॉरी 3/4 ही आया है, ठीक है। वेरी गुड। थ्री बाय फोर कितना बनेगा वैसे, L से बड़ा बनेगा क्या ये 3/4? डिक्रीज हुआ है ना, ठीक ठीक। और कौन सा क्वेश्चन है करने लायक? ये तो इजी इजी से है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हें डिस्कस कराया है सारा पेपर बैठा के। मैंने देखी है रिजल्ट। कौन सा कराऊं? बोलो डाउट, बोलो डाउट ही ले लेते हैं। 2025-24 मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें सारे क्वेश्चन ही करा रखे हैं, पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है। यस मैम, ये वर्कशीट थी पहले। मैम शायद ये जो HP की एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी उसमें करवाए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 69 क्या कह रहा है, इफ इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 2 ohm, द EMF ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है C1 और C2 का, तो ये कौन सा कंडीशन दिया होगा, स्टडी स्टेट। अपने आप आंख बंद करके लिख देना कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन। तो करंट I यहां से आया, तो करंट कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके वापस चला जाएगा, ठीक है। यस मैम। बस इस तरीके से जाएगा ये करंट। और ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, 6, 2 और 8, तीनों किस में है, सीरीज में। करंट कहीं बटा तो है नहीं ना, सीधा गया है। तो 6, 2, 8, 2, 10 और 6, 16। तो यानी R इक्विवेलेंट यहाँ से 16 आ गया। करंट भी निकाल लोगे, V इक्वल्स टू IR 4/16 इक्वल्स टू I। ओके, अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे, अगर ये 4 वोल्ट है तो मैं A का 4 वोल्ट मान लेती हूँ। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, करंट निकाला है तुमने 1/4, तो V इक्वल्स टू IR लगाओगे यहाँ पे। अब देखो करंट कितना है 1/4, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना ड्रॉप हो गया, 1 ओम ड्रॉप हो गया। तो B पर कितना पोटेंशियल आया भाई, 3, 1 ड्रॉप हो गया, 4 था तो 3 बचा, खत्म। यहाँ पर कितना ड्रॉप हो जाएगा,
अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लिखोगे V इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना जा रहा है 1/4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1/2 कितना पोटेंशियल खाया। मैम 1 by आज 3 जाएगी ना इसमें तो। मैम गैल्वेनोमीटर का करंट 2 है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या, करंट क्या, नहीं मैम ठीक है। मैम फर्स्ट वाले में 1/4 into 6 नहीं होगा? यहाँ पे यस अच्छा मैम। ये रेजिस्टेंस 6 दे रखा है यहाँ पे 3/2, हाँ 1.5 खा गया ना फिर वो। 4 में से 1.5 घटाओ ना, फिर कितना बचेगा। देखो कैलकुलेशन मेरे से, मैं हमेशा एरर करती हूँ, ठीक है। ये अब तुम देख लेना वो क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझ लो कि यहाँ पर 3/2 यानी 1.5 खा गया, तो 6 में से 1.5, 4 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 4 माइनस 1.5, 2.5। 2.5। तो बी का आया 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 आधा खा गया, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल आया, तो बी का तो है ही 0। तो अब C1 C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल पता चल गया कितना है, 2 वोल्ट। C1 के अक्रॉस तो 4 और 2 में से माइनस करोगे 2 वोल्ट। C2 के अक्रॉस कितना आया, 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो 2/2.5, एक बार प्लीज कैलकुलेशन देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। यहाँ लग कर दोगे 20, तो 4/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। यस मैम। बस हर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो क्या है। ये स्टडी स्टेट वाले तो बहुत आते हैं, हर साल मुंह उठा के पूछ लिया जाता है। देखो ये यही क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन 2025 में आया है, अभी जो कराया जस्ट। यस मैम। परसेंटेज चेंज वोल्टेज सेंसिटिव, देखो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना। पढ़ो क्या कह रहा है, देखो एक ये कह रहा है, अगर सुनो, अगर करंट सेंसिटिविटी को क्या होता है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। जितना हम करंट बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है ना वो बढ़ता जाता है, ठीक है। करंट के बढ़ने पर थीटा का डिफ्लेक्शन बढ़ता है। यहाँ पे क्या लिख रहा है कि आपने करंट सेंसिटिविटी को 25% बढ़ा दिया, द इंक्रीज इज अचीव ओनली बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, while keeping the resistance of the galvanometer coil constant, मतलब गैल्वेनोमीटर के कॉइल से कोई छेड़छाड़ नहीं करी और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ क्या होगा, क्या होगा भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ, V इक्वल्स टू आई आर है। V का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। अब देखो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई भाई, करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई, पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं ना। रुको, दिस इज इंक्रीज, नहीं नहीं, अगर करंट बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम किया गया होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स कम किए गए होंगे ना बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस केस में, कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, तो वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज की सेंसिटिविटी पे कोई भी फर्क नहीं आता। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी शुड बी 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी सही था, करने लायक। मैम करंट को बढ़ाने के लिए हमने टर्न्स कम करी। क्या यहाँ, हाँ देखो इन्होंने बोला ना, द दिस इंक्रीज इज अचीव्ड ओनली बाय चेंजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो करंट अगर मुझे किसी में बढ़ाना है तो मेरे को रेजिस्टेंस तो कम ही करना पड़ेगा ना, तो रेजिस्टेंस कम किया है, हाँ ठीक है भाई। कितने बजे क्लास खत्म होगी तुम्हारी, 10 मैम हो गई। ये मैंने तुम्हें सब कराए हुए हैं पर तुम सब भूले पड़े हो। एक एक क्वेश्चन क्लास में बैठा के कराया हुआ है, हाँ या ना।
Yes, ma'am. पर मैम हम तो भूल जाते हैं ना। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है 61 का। एक बार चेक करना 61 का, मुझे तो गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है, शायद ये वो नहीं है जो मैंने सोचा। राहुल एक बार इसका आंसर चेक करना क्या आ रहा है। मैं किसके बारे में 61 का? ये शायद गैल्वेनोमीटर, ये कुछ ये क्वेश्चन अलग है, मैंने जो सोचा वो नहीं। 61 का आंसर देख, चल गया मेरा भी दिमाग। जल्दी जल्दी कराना। 61 का 1 भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वो वाला। एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये वोल्टेज सेंसिटिव डाला फिर चले जाना। देखो आई बोलते हैं अपना डायरेक्ट होगा, मैं आई तो अपन सेंसिटिव। मैम इसका तो फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ, इसका ऑप्शन 1 दे रखा है ना, वो ही एक बार रुक जाओ। ठीक है, ये अपनी करंट सेंसिटिविटी है। तो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आई, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, कांस्टेंट सी। तो हमारा थीटा जो डिफ्लेक्शन है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एक सेकंड देना जरा बस। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज V इक्वल्स टू आई, V क्या होगी, IR होगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी आई, सॉरी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगी, यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वाली हुई PAN अपॉन C, ये R पे भी डिपेंड करता है अपॉन R, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तुमने किसको बढ़ाया है, करंट सेंसिटिविटी को 25% बढ़ाया है, ठीक है। तो इस केस में P किसके बराबर आ जाएगा, ये सारा मेरा करंट सेंसिटिविटी है अपॉन में रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, देखो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक इसमें ना मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड था, वो इग्नोर कर दिया हमने। ये कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी है किसी मूविंग कॉइल की, उसको 25% से बढ़ा दिया गया कि, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये कब अचीव किया है, जब नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कुछ चेंजमेंट करी गई। अब ये कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब उनके साथ भी कुछ करा गया, बट हमने गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सेम रखा। तो कह रहे हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ क्या फर्क आएगा, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट तो अब 25% ज्यादा सेंस करेगा, सेंसिटिविटी बढ़ गई ना उसकी,
लेकिन अब वोल्टेज के साथ क्या चेंज आएगा, तो देखो हमें पता है कि थीटा इज डायरेक्टली, मतलब करंट सेंसिटिविटी का डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के, कि भाई डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, जब हम क्या बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे, है ना। करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन का मतलब यही है ना कि डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो मतलब करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, एक कांस्टेंट विच इज C इंटू आई, ठीक है। तो यहां से अब तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आया, डिफ्लेक्शन अपॉन C। ये एक कांस्टेंट है जिसे तुम मेरिट, गैल्वेनोमीटर मेरिट कांस्टेंट भी बोल देते हो, ठीक है। कई बार एक टर्म यूज होता है मेरिट कांस्टेंट, तो ये वही C है, ये कांस्टेंट है। अब बात आया डिफ्लेक्शन, कि हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिज्म के थ्रू आता है कि ये डिफ्लेक्शन जो डिपेंड करता है ना, इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ये डिफ्लेक्शन जो होगा ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल। तो यहाँ थीटा लिखोगे NBA अपॉन C, ठीक है। ये तुम्हारा आया करंट सेंसिटिविटी। यहाँ दोनों मैग्नेटिज्म और रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, दोनों चैप्टर्स। तो करंट सेंसिटिविटी, अब देखो NBA अपॉन C, अगर अब करंट सेंसिटिविटी 25% से बढ़ गई, ये इन्होंने बता दिया कि 25% से बढ़ाया है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ छेड़छाड़ करके, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करा गया होगा, अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बेटा यहाँ पर बढ़ाया गया होगा। अभी एक सेकंड रुक जाओ, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया गया होगा, ठीक है। ठीक है, और तो इन्होंने कुछ बताया नहीं कि, तो मतलब ये बड़े हैं। अब बात आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ क्या हुआ। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे लिखोगे। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होगा, अगर हमारे पास करंट का है ये, मैम करंट सेंसिटिविटी 25% से बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी बढ़ जाएगा 25%। कौन बढ़ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ, तो देखो करंट सेंसिटिव बढ़ी है 25% से, तो अब तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का कॉइल का कांस्टेंट तो बढ़ाया नहीं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर IS की वैल्यू एज इट इज रख दो, NBA अपॉन C इंटू G। तो ये वैल्यू तो सीधी 25% बढ़ी है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कितने से बढ़ गई, ये भी 25% से बढ़ गई। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, करंट सेंसिटिविटी के और वोल्टेज सेंसिटिविटी के, अपने नोटबुक में। ये शायद मैंने तुम्हें कराया भी नहीं था, ये वाला टॉपिक मूविंग चार्जेस में, ये लिख लो, इसलिए मुझे भी याद, रिमाइंड नहीं था। लिखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लेना। तो ये रहा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला और ये रहा वोल्टेज सेंसिटिविटी। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारे लिए। तो अगर सवाल आता है कि करंट सेंसिटिविटी कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, तो कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस वायर का बढ़ा के, यहां से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना। चलो ठीक है देन एवरीवन, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में पूछ लो। गर्व गौरव, देखो हो जाता है कई बार, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। हाँ मैम ठीक है मैम। क्या ठीक है, समझ में भी आया। हाँ मैम। ये फॉर्मूला है, ये कोई समझ नहीं, देखो इतना तो पता है, मैंने ये तो बताया हुआ है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब करंट बढ़ाओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू C के बराबर होती है। अब जो ये वैल्यू आई है ना कि करंट सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करेगी, ये पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में जाके। जो ये IS यानी जो थीटा है, ये किस पे और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और एरिया पे। तो ये वाला टॉपिक तुम्हें वहां पर रह गया था, तो आज हो गया है वेल एंड गुड, सही है। लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं शॉर्ट नोट्स। चलो ठीक है देन, बाय एवरीवन, देन गुड नाइट। बाय मैम। 6 घंटे की क्लास होगी आज लगातार।
मैम आज तो फिजिक्स ही पढ़ी। फिजिक्स नहीं, मैंने तो और बैचेस में भी लिए। तुम लोग भी अब रेस्ट करना, आज सुबह से ही पढ़ रहे हो। तुम लोग भी रेस्ट करो। ठीक है। अब्दुल्ला का